नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जहाँ पर कि कोरोना का नया वेरिएंट मिला हुआ है, वहीं भारत सरकार अपनी ओर से काफ़ी सारे प्रयत्न कर रही है उसके ऊपर रिसर्च करने की, उसके जीनोमिंग करने की। महाराष्ट्र में एसटी यानी स्टेट ट्रांसपोर्ट बसों की जो स्ट्राइक चल रही है, उनके कर्मचारियों की जो स्ट्राइक चल रही है, उस पर अलग से हंगामा मचा हुआ है। वहीं नवाब मलिक वो कुछ अलग-अलग तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो वानखेड़े परिवार को छोड़ करके अब नए-नए विषयों पे जा रहे हैं कि उन्हें अनिल देशमुख बनाया जा सकता है वगैरह-वगैरह। ऐसे पूरे हालात में पिछले कुछ 4-7 दिनों के अंदर जो राजनीति चली है, उसकी जानकारी हमने पूरी तरह हासिल की और वही जानकारी जो मीडिया आप तक नहीं पहुँचा पाता, वही जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए हम वीडियो बनाया करते हैं। इसीलिए हम आज ये वीडियो के द्वारा आपके पास, आपके सामने कुछ खास जानकारी लेकर के आए हैं। देखिए, पिछले कुछ 3 दिन से महाराष्ट्र के राजनीति में, खास करके भारतीय जनता पार्टी में बड़ी उथल-पुथल मची हुई है। पिछले 2 दिनों में हमने एक वीडियो डाला था कि वहां पर जो नगर पालिका और महानगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हालत किस तरह से खस्ता है और जो सबसे बड़ी एशिया खंड की सबसे बड़ी बृहन्मुंबई महानगर पालिका है, जिसमें भारत के कुछ प्रदेश राज्य अगर मिलाए जाए तो उससे भी ज्यादा उसका बड़ा बजट है। उसमें भारतीय जनता पार्टी की किस तरह से हार होने जा रही है और जो और 14 या 15 बड़े-बड़े नगर पालिका और महानगर पालिका के चुनाव हैं आने वाले फरवरी या मार्च में 2022 के, उसमें भी किस तरह से बुरी तरह से हाल होने जा रही है, उसकी हमने पूरी जानकारी उस वीडियो में दी है। आप हमारे होम पेज पर वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अंदर की जानकारी, पूरी जानकारी, यानी मुंबई से लेके, महाराष्ट्र से लेके दिल्ली तक, ये क्या गड़बड़ी है, इसके अंदर क्या लफड़ा चल रहा है और कौन से नेताओं की वजह से चल रहा है, वो पूरी जानकारी हम आपको आज इस वीडियो में देने जा रहे हैं, पूरी अंदर की बात बताने जा रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में जब से देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने 2014 से, तो वो प्रदेश अध्यक्ष राव साहब दानवे हो या फिर उसके बाद अभी चंद्रकांत दादा पाटिल हो, उन्हें वो किसी तरह का संगठनात्मक विषय में भी निर्णय नहीं लेने देते। हालांकि वो पिछले 2 सालों से विरोधी पक्ष नेता हैं, फिर भी वही हाल है। 2016 से उन्होंने जो बाहरी नेताओं को, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, मनसे हो, उनके नेताओं को अपने पार्टी में लेना चालू किया और उनका हमेशा अपर हैंड रहा, यानी उनका हाथ हमेशा सबके ऊपर रहा। वही सब निर्णय लिया करते थे, कोई प्रदेश अध्यक्ष कुछ नहीं, उनकी मनमानी चलती थी। उनकी मनमानी क्यों चलती थी? क्योंकि वो ऐसी कोई चीजें केंद्र तक पहुंचाते थे, इतनी बड़ी कोई चीज थी जिस वजह से केंद्र उनकी बातें सुना करता था और उन्हें ब्लू आइड बॉय ऑफ मोदी, नरेंद्र मोदी, इस तरह से पहचाना जाता था। उनको ऐसे लगता था कि मैं कुछ भी कर लूं, कितना भी गलत हो, लेकिन वही सही रहेगा। मुख्यमंत्री होने के समय उन्होंने कई सारे गैरकानूनी ऑर्डर निकाले, कई सारे विकासकों को, रियल एस्टेट बिल्डर्स के फेवर में उन्होंने गैरकानूनी ऑर्डर निकाले। हाईकोर्ट में विषय जाने के बाद में सोसाइटी या जो भी उनके विरोधक थे, वो हाईकोर्ट में जाने के बाद में उन्होंने ऑर्डर विड्रॉ कर दिए। वो हो चंद्रकांत दादा पटेल भी मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी इसी तरह के काम किए। और देवेंद्र फडणवीस की खुद की जो टीम है, उनके साथ हमने बात की, महाराष्ट्र भर में और मुंबई भर में कई सारे नेताओं के साथ हमने बात की, तब जानकारी ली। उसमें हमें यह पता चला कि देवेंद्र फडणवीस की जो खुद की टीम है, वो तो हमें कई कागजात दे गए कि इन्होंने क्या क्या गैरकानूनी आदेश निकाले थे। उनका तो ये कहना था कि होटल ट्राइडेंट जो है, जहां पर 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ था, वहां पर 17वें माले पर एक रूम बुक हुआ करता था और वहीं पर ये सारे व्यवहार हुआ करते थे, जिनका नाम बार बार अब बीच में आ रहा है, नीरज गुड्डे वगैरह, उनके बारे में भी वो लोग जानकारी दे रहे थे। लेकिन उन्होंने इन शर्तों पर जानकारी दी कि उनका नाम कहीं भी जाहिर नहीं किया जाएगा, डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, घोषित नहीं किया जाएगा। तो ऐसे वहां के हालात थे और इतना हजारों करोड़ों का इन्होंने व्यवहार किया, इस तरह के आरोप वो लोग लगा रहे थे। हमारा इस बारे में कोई राय नहीं है, लेकिन अगर ये बात सही है तो क्या ये केंद्र तक पैसा पहुंचाया करते थे इनके केंद्रीय नेताओं तक या नहीं, ये इसके ऊपर अभी एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। उसके बारे में हमें किसी ने कोई जानकारी अब तक नहीं दी, ना ही हमें कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। और अगर ये पहुंचा रहे थे तो किसके पास, इस विषय में भी हमें अब तक किसी सूत्र से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। बहरहाल, हमने मुंबई और महाराष्ट्र के जो नेता और कार्यकर्ताओं से बातचीत की, उससे हमें ये मालूम पड़ा कि उन्हें पूरी तरह से दरकिनार करके रख दिया गया। जितने नेता बाहरी पार्टियों से आए, वो सभी पैसे वाले नेता थे, वो कांग्रेस से आए, चाहे राष्ट्रवादी से आए,
उसमें से राष्ट्रवादी से जो कुछ नेता आए वो तो अभी भी शरद पवार के इंस्ट्रक्शन और आदेशों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी में रहकर भारतीय जनता पार्टी का पद लेकर भी शरद पवार के आदेशों पर काम करते हैं। इस तरह की हमें पुख्ता सूत्रों से पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई है भारतीय जनता पार्टी में। अब वो कौन कौन से नेता है, उन्हें महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष बनाया गया है, महाराष्ट्र में सचिव महासचिव बनाया गया है, इस तरह के पद दिए गए हैं उन्हें। अब उसमें कई सारे नाम है, अब उसमें से कौन इस तरह का काम करते नहीं करते ये हम नहीं जानते, लेकिन हमारे सामने जो नाम लाए गए वो थे प्रसाद लाड थे, प्रवीण दरेकर थे। प्रवीण दरेकर तो मनसे से आए हैं। चित्रा वाघ करके एक महिला है, उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष बनाया गया है, वो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से आई हैं। कृपाशंकर सिंह कांग्रेस से आए हैं। ये बताया जाता है कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बहुत खास हैं और उन्हें भी महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष बनाया गया है। और ये कहा जाता है कि ये कृपाशंकर सिंह भी कांग्रेस के जो हाईकमांड है उनके इशारों पर भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। अब इन सभी को इस तरह के महत्वपूर्ण पद देने वाले और कोई नहीं है, ये देवेंद्र फडणवीस है। ये कंफर्म जानकारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ये जानकारी दे रहे हैं। जो ओरिजिनल नेता है वहां के, जो पहले कार्यकर्ता हुआ करते थे, जिनके खून पसीने और पैसे के ऊपर ये पार्टी बढ़ी हुई, जिनके कष्टों पर ये पार्टी बढ़ी हुई, वो अब पार्टी में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। और उन्होंने बराबर इंतजार किया सही मौके का, जिन्होंने 2019 में, 2014 में और 2019 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत सारे कष्ट किए, बहुत सारा काम किया, बहुत सारी मेहनत की, जनता की प्रॉब्लम सॉल्व की, जनता की कठिनाइयों को दूर किया। वही लोग, उन्हीं को दरकिनार कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी में। और उन लोगों ने एक बात अब की बात ठान ली है कि चाहे वो नगर सेवक का चुनाव हो, ग्राम पंचायत का चुनाव हो या जिला परिषद का चुनाव हो, नगर सेवक का यानी महानगर पालिका का चुनाव हो या नगर पालिका का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, इसमें जो भी चयन होता है ये बताते हैं कि सेंट्रल पार्लियामेंट्री पार्टी ने किया, कोर कमेटी ने किया, लेकिन उसका जो फाइनल वीटो पावर और जो सजेशन रिकमेंडेशन की देवेंद्र फडणवीस खुद दिया करते हैं, ये तो खाली ढकेलने वाली बात हो गई कि वहां से निर्णय हुआ। जब ये नाम ही नहीं रखेंगे सामने तो जो नाम रखे उसी में से फाइनलाइज करने पड़ेंगे। ये तो सीधी सीधी बात है। और इसके बारे में इन लोगों ने अभी भी जो बात बताई, ये जो विधान परिषद के जो चुनाव चल रहे हैं उसमें जो नागपुर से वहां पर चंद्रशेखर बावनकुळे हैं वो पुराने हैं, वो कोई पैसे नहीं देंगे, कोई चीज नहीं करेंगे देवेंद्र फडणवीस के लिए। इस वजह से उन्हें ऐसी सीट पर रखा गया जहां उन्हें चुनाव लड़के जीत के आना पड़ेगा। वैसे अमरीश पटेल हो या दूसरे एक राजहंस बताए जा रहे कांग्रेस से आए हुए, ये दोनों को ऐसी सीटों पर लाया गया और इनका इस तरह से सौदा कराया गया कि कांग्रेस या राष्ट्रवादी के जो भी उम्मीदवार थे उन्होंने अपना जो नॉमिनेशन फाइल किया था वो उन्होंने पीछे ले लिया, यानी ये बिन विरोध चुन के आ गए। इस तरह की राजनीति है देवेंद्र फडणवीस की। ये उदाहरण हमें उन्हीं के टीम के लोगों ने दिया है। वो लोग खुद हमें फोन करके आकर के मिलके गए हैं। उन्होंने काफी सारे कागजात दिए हैं जो हम आने वाले जो नगर पालिका और महानगर पालिका के चुनाव में उसके पहले हम जरूर अपने यूट्यूब चैनल पर उनकी सभी कागजात को दिखाएंगे, सार्वजनिक करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी जो ये कागजात हासिल किए हैं वो पब्लिक डोमेन में ही किए हैं। और किसी भी मुख्यमंत्री ने कोई भी आदेश निकाला हो तो वो सार्वजनिक अख्तियार में होता है, पब्लिक डोमेन में आता है। तो इस तरह के इनके गैर कानूनी आदेशों की जो कॉपियां या उसके बाद हाईकोर्ट के जो ऑर्डर आए हुए हैं उनकी कॉपी हमारे पास आई हुई है, वो जरूर हम आप सभी लोगों के लिए, भारत की जनता और महाराष्ट्र के जनता के सामने हम जरूर रखेंगे। लेकिन इसमें समझने की बात यह है कि जितने बाहरी लोग, जब भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार थी, ये सभी बाहरी लोगों को वहां पर जो सरकार के मंडल और महामंडल हैं, वो चाहे माड़ा हो, चाहे और कुछ हो, या फिर मंदिर हो, सिद्धिविनायक टेम्पल ट्रस्ट हो या शिरडी का साईं बाबा संस्थान हो, वहां पर इन सबकी नियुक्तियां की गई थी। लेकिन जो ओरिजिनल मूल वहां के नेता और कार्यकर्ता थे, जिन्होंने 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल पार्टी की सेवा की है, जनता की सेवा की है पार्टी के माध्यम से, और जिनके वजह से आज पार्टी का अस्तित्व है, उन्हें पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। तो इस तरह के ये देवेंद्र फडणवीस नेता है। आने वाले समय जो चुनाव होने जा रहे हैं, ये तो कई सूत्रों से, यानी नागपुर के कई सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि बावनकुळे, चंद्रशेखर बावनकुळे, जो कि पूरी तरह से निष्ठावंत नेता हैं, कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको हराने की पूरी तैयारी वहां पर हो चुकी है। हालांकि बाहर से बयान ये आ रहा है कि वो किसी भी हालत में जीतेंगे, लेकिन क्योंकि वो देवेंद्र फडणवीस के फॉलोअर नहीं है और ना ही वो किसी तरह से देवेंद्र फडणवीस का फायदा करवा सकते हैं, ना ही वो करवाएंगे, क्योंकि वो निष्ठावंत है। वो काहे के लिए कुछ किसी का फायदा सोचे, वो तो अपने पार्टी का सोचेंगे। तो इस वजह से उन्हें हराने की अंदर ही अंदर पूरी तैयारी हो चुकी है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि वो सीट वो हारने वाले हैं। खैर, वो हारे या जीते, अगर वो जीतते भी हैं तो शायद नसीब से होगा, क्योंकि इसके पहले भी जो चंद्रकांत दादा पाटिल, वो भी एमएलसी रह चुके हैं, एमएलसी होते हुए
उन्हें उन्हें उनका कोल्हापुर का क्षेत्र छोड़ करके पूना में एमएलए की सीट यानी विधायक की सीट लड़ने पर लगाया गया था। मेधा कुलकर्णी जैसे जो वफादार पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं उन्हें दरकिनार करके और चंद्रकांत दादा पाटिल को वो सीट दी गई ताकि वो वहां पर खड़े होकर और वो हार जाए और उसके बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद का भी त्यागपत्र देना पड़े। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी वो कोई निर्णय नहीं ले पाते और अगर निर्णय लेते भी हैं तो देवेंद्र फडणवीस उन्हें कोई निर्णय को अमल में लाने नहीं देते। तो ऐसे हालात में मुंबई में जो नेता अपने पिट्ठू पिटाए हुए देवेंद्र फडणवीस ने मंगल प्रभात लोढ़ा करके वहां के विधायक हैं वो भी इसी तरह से काम करते हैं। उन्हें कितना भी अच्छा मेरिट वाला वहां का कार्यकर्ता है नेता हो उसे कोई जवाबदारी देने के लिए कहा जाए, वो चाहे देवेंद्र फडणवीस खुद कहे या दिल्ली से उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाए, लेकिन वो बिल्कुल टस से मस नहीं होते। उनका खुद का कुछ फायदा होगा तो इस तरह के लोगों को वो पद और हर चीज देने तैयार हो जाते हैं। तो महाराष्ट्र में और भारतीय जनता पार्टी मुंबई में ये दोनों जगह पे वहां के सभी नेता और कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक ये तिकड़ी वहां पर है यानी देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटिल यानी चंद्रकांत दादा पाटिल जो प्रदेश अध्यक्ष है और मुंबई के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा, तब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई वहां विकास होने का सवाल नहीं पैदा होता। वहां सिर्फ सर्वनाश होता है और आने वाले चुनाव में ये देखने मिलेगा। दिल्ली में कई सारी बैठकें हुई थी पिछले 2-3 दिनों में, इन्हें बुलाया गया था चंद्रकांत पाटिल और देवेंद्र फडणवीस को, और कुछ सूचनाएं ये आ रही है कि संगठनात्मक बड़े बड़े फेरबदल होने जा रहे हैं। जब तक ये तीनों नेता नहीं हटाए जाते तब तक कितने भी जो नेताओं की आप नियुक्ति कर लो, जो निष्ठावंत नेता है वो आपके साथ काम नहीं करने वाले। इस तरह की उन्होंने हमें जानकारियां दी है। वो कहते हैं कि ये कचरे के साथ में कौन काम करेगा, क्योंकि हम कुछ भी सुझाव दें तो ये तो करने वाले वही हैं जो इनके मन की बात हो। तो हमें वहां पर किरीट सोमैया चलेंगे, वहां पर राज पुरोहित चलेंगे, वहां प्रकाश मेहता चलेंगे। प्रकाश मेहता को भी दरकिनार कर दिया गया है। पंकजा मुंडे चलेगी, पूनम महाजन चलेगी, लेकिन ये तीनों नेता वहां पर नहीं चाहिए। मेधा कुलकर्णी तक चलेंगी, लेकिन इस तरह के ये तीनों नेता जिन्होंने पार्टी को बर्बाद करके रख दिया है संगठनात्मक रूप से और सिर्फ भ्रष्टाचार के सिवा इन्होंने कुछ नहीं किया है, इस तरह की इनकी छवि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब बनी हुई है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी में कई सारे कट बन गए थे क्योंकि असली हकीकत उनके सामने नहीं आई थी, लेकिन ये हो गया है कि निष्ठावानों का एक अलग कट है और ये जो बाहर से आए हुए जिन्होंने पैसे दिए या किसी भी तरह का इनका फायदा किया, वो देवेंद्र फडणवीस हो, मंगल प्रभात लोढ़ा हो या चंद्रकांत पाटिल हो, ये तीनों का जिन्होंने लाभ किया है वो उनके साथ खड़े हैं। वो बहुत ही गिने चुने लोग हैं। बाकी हजारों हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता और कुछ हजार नेता ये सभी इनके विरोध में खड़े हुए हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी का संगठन नहीं विघटन हो चुका है, ये तय है। आने वाले चुनाव में उन्हें इसका भारी भुगतान करने मिलेगा। केंद्रीय समितियों में भी किसी की नियुक्ति नहीं करने दी इसी देवेंद्र फडणवीस ने, इसके चलते इन्हें भारी भुगतान करना पड़ेगा। और ये लोग कहते हैं कि अब वो माफी भी मांग ले, लेकिन जो उन्होंने सर्वनाश कर दिया पार्टी का, इसके लिए इनके लिए अब कोई माफी नहीं है। पहले भी संगठन हमने अपने दम पर, अपने खून और अपने पसीने, अपने पैसे और अपने कष्टों पर खड़ा किया था, हम दोबारा खड़ा करेंगे, लेकिन पहले इन्हें हटाया जाए। और जब तक ये पार्टी में हैं और जवाबदारियां लेकर के हैं, वो चाहे दिल्ली में हो चाहे महाराष्ट्र में हो, हम बिल्कुल पार्टी का काम नहीं करने वाले। उल्टा हो सका तो पार्टी का सिर्फ हम विरोध करेंगे। इस तरह की जानकारियां वहां के जो निष्ठावंत नेता और निष्ठावंत कार्यकर्ता है वो खुले आम से दे रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं। उन्हें पता है कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनाव का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब कितने हजार कार्यकर्ताओं को, कितने हजार नेताओं को ये केंद्रीय समितियों में लेते हैं, महाराष्ट्र राज्य के सरकार के समितियों में ले पाते हैं, ये तो खुद सत्ता में नहीं है महाराष्ट्र में, या फिर महाराष्ट्र प्रदेश में कितने हजार लोगों को पदाधिकारी बनाते हैं, ये अब देखना बाकी है। इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और ये चुनौती में केंद्रीय जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, अगर वो कुछ सही काम कर पाते हैं तो हो सकता है कि इनकी नैया पार हो जाए, वरना बहुमत यानी मेजॉरिटी लाना किसी भी नगर पालिका या महानगर पालिका में आने वाले चुनाव में ये बिल्कुल असंभव है। हाँ, एक चीज हो सकती है, जहां ये 20, 30, 40 सीट ला रहे होगा, 10 या 20 सीटें बढ़ जाएगी, लेकिन इनका बहुमत कहीं नहीं आ सकता है। अब कितने ओरिजिनल निष्ठावंत नेता और कार्यकर्ताओं को ये खुश कर पाते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन उनको खुश करने के पहले इन सभी की जो शर्त है वो ये है कि ये तीनों बदमाशों को, तीनों जयचंदों को पार्टी से बाहर कर दिया जाए। उसके बाद ही हम पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, वरना ये 10 साल में जो बर्बादी करेंगे, हम आने वाले 6 महीनों में उससे ज्यादा बर्बादी करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। और वो पूरी बर्बादी खत्म होने के बाद, इनको बाहर निकालने के बाद में हम फिर संगठन बनाने का काम उसके बाद शुरू करेंगे। इस तरह की
देवेंद्र फडणवीस की टीम द्वारा भी हमें जानकारी आ रही है, क्योंकि वो अपने खुद के टीम के किसी भी कार्यकर्ता या नेता को या उनके साथ जो भी काम कर रहे हैं उन्हें बिल्कुल बढ़ने नहीं देते, न इमेज में न काम में। तो ऐसे हालात महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के हैं। वहां पर अब पूरी हालात खत्म है। आने वाले हफ्तों में वहां पर कुछ बड़ा फेरबदल होने की संभावना है। इस तरह की जानकारियां हमें भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में जो हमारे सूत्र हैं वहां से ये जानकारी प्राप्त हो रही है। आने वाले समय में क्या होगा नहीं होगा, इसके लिए हमें 8 से 10 दिन कम से कम इंतजार करना पड़ेगा। महाराष्ट्र के जो प्रभारी हैं, केंद्र के केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के सचिव बताए जाते हैं सीटी रवि, और केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, वो किस तरह का रोल अदा करते हैं और वो क्या इसमें आगे सुधार करने की कोशिश करते हैं अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलकर के, ये अभी तक देखना बाकी है। हमने इस सब बातों पर नजर बनाई हुई है। इसके सिवा और भी काफी सारी जानकारी आ रही है, लेकिन वो जानकारी हम आपको हमारे अगले वीडियो में देंगे, क्योंकि वीडियो फिर कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाएगा और ज्यादा ही महत्वपूर्ण जानकारियां भी हैं। आने वाले कुछ दिनों में हम काफी सारी जानकारी आपके सामने जरूर रखेंगे। आप सभी को अगर आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सभी के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का लिंक है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।